नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात छपरा की, जहां पर चोरों ने एटीएम की ही चोरी कर ली। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि यहां पर चोरों ने बड़े इत्मीनान से गैस कटर के जरिए एटीएम को काटा, पैसे की चोरी करते हैं और यहां से बड़े आराम से फरार हो गए। तस्वीरें छपरा के मशरक के डुमरसन बाजार की हैं, जहां पर चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। मकान मालिक ने कहा है कि रात तकरीबन 10 बजे शटर बंद कर वो अपने घर चले गए थे, जहां पर इस एटीएम को लगाया गया था। सुबह जब वो पहुंचते हैं तो एटीएम गैस कटर से काटा गया था। चोर आसानी से एटीएम में रखे पैसे को लेकर फरार हो चुके हैं। एटीएम में रकम कितनी थी इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं है। बैंक को इसकी सूचना दी गई और फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के जरिए चोरों के सुराग को पता लगाने में जुटी हुई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एटीएम से कैश की चोरी कर ली जाती है। बताया जा रहा है कि गैस कटर लेकर यहां पर चोर पहुंचे। गैस कटर के इस्तेमाल से एटीएम को काटा जाता है, रकम की चोरी की जाती है और चोर फरार हो जाते हैं। गैस कटर से काटकर पैसे लूट लिए गए। करीब 10 बजे करीब मैंने इस एटीएम को बंद किया, शटर गिराया, लॉक हुआ। उसके बाद सुबह 6:30 के आसपास खोला गया तो देखा गया कि एटीएम कटा हुआ है और स्थायी पर थाना को सूचना दिया तो फिर आए दल बल के साथ। फिर दोबारा बारा बाबू ने आया और जांच किया और तहकीकात कर देखिए क्या हो रहा है। और संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, किस बैंक का ये एटीएम था? क्या बैंक के अधिकारी यहाँ पर अब तक पहुंच पाए हैं? देखिए, इंडिया कैश एक निजी कंपनी है जो कि अपने एटीएम ग्रामीण इलाकों में सर्विस देती है। उसी का एटीएम था जिसे बीती रात चोरों ने चोरी कर ली है। मैं बता दूं कि ये बिल्कुल बीच सड़क पर ये एटीएम है और किस तरह से जो रात में गश्ती होती है, पुलिस एसपी का सख्त निर्देश है कि गश्ती किया जाए, रात में जो आपराधिक घटना है उस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बीच सड़क पर लगाए गए इस एटीएम को चोरों ने गैस कटर से काट करके चोरी कर लिया, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएसपी घटनास्थल के रवाना हो गए, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही बैंक के अधिकारियों से बात होती है तब उसकी पुष्टि हो पाएगी कि रकम की जानकारी हो पा रही है क्या कि कितनी रकम उस वक्त थी एटीएम में? जी बिल्कुल, बैंक के अधिकारी जब आएंगे वो मिलान करेंगे, क्योंकि वो सर्वर से जुड़ा रहता है। कितना कैश था, उसमें से कितना कैश निकला था, कितना बचा था, ये तमाम मिलान के बाद पुलिस इसकी पुष्टि कर पाएगी। फिलहाल बैंक के अधिकारी अभी नहीं आए हैं वहाँ पे, और चूंकि एटीएम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया जा रहा है तो तमाम डाटा जो है रिट्रीव करने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह की चोरी हुई है, कितना चोरी हुई है। पुलिस के अधिकारी ये बता पा रहे हैं कि आखिर रात के वक्त जब चोरों ने इस एटीएम को निशाना बनाया, गश्ती के दावे किए जाते हैं, वो गश्ती दल कहाँ थी? क्या इस इलाके में गश्ती की जा रही थी? बिल्कुल, इसकी जांच डीएसपी ने कहा कि वे जरूर जांच करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि रात में पुलिस गश्ती पर जरूर थी, लेकिन फिर इस गश्ती के बीच में चोरों ने कैसे चोरी कर ली एक बड़ा सवाल है और इसकी जांच अलग से की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है ये मामला जांच किया जा रहा है कि कितने कैश की चोरी हुई। चूंकि एटीएम को गैस कटर से काटा गया है तो कहीं ना कहीं सामने से जो लोग गुजर रहे होंगे उन्हें जरूर पता चला होगा। रात में पुलिस बिल्कुल जाँच करनी चाहिए। चूंकि एसपी का भी निर्देश है कि जितने भी बैंकिंग संस्थान है, एटीएम है, उस पर विशेष निगरानी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं दावे सिर्फ दावे रह जाते हैं, हकीकत वैसे दिखती नहीं है। क्योंकि अगर गश्ती हो रही होती तो चोरों के अंदर डर होता। इस तरीके से बड़ी सहजता से और आराम से गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए एटीएम से रकम की चोरी कर ली जाती है और रटा रटा जवाब पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और चलिए सारण के नैनी की वो तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर ग्रामीण इस बात को लेकर के आक्रोशित हैं। उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है कि जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। हालांकि ग्राउंड जीरो पर जब आप पहुंचेंगे तो पुलिस की तफ्तीश ये कहती है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, जबकि उसी ग्राउंड जीरो पर आम लोगों का ये कहना है, जो ग्रामीण वहां पर रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि घर घर जाकर पंपलेट बांटे गए, किताबें दी गई, लोगों को कहा गया कि अगर आप आर्थिक तौर पर सबल होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं तो आप हमारे धर्म को अपनाइए, हमारे साथ जुड़िए।
इसके बावजूद अधिकारियों की जांच में सब कुछ सामान्य कैसे है, ये अपने आप में सवाल पैदा करता है। नैनी पंचायत की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों का जुटान भी आपको दिख रहा होगा। ग्रामीण चर्च और उससे जुड़े लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। धर्मांतरण से प्रशासन जरूर इनकार करता है। डीएसपी ये कह रहे हैं कि न तो कोई जबरन धर्मांतरण कराया गया है और ना ही किसी तरह का कोई प्रलोभन देकर धर्म बदलवाने को लेकर कोई मामला सामने आया है। प्रशासन के अब इसी रवैये से ग्रामीण नाराज हैं, लोगों में गुस्सा है। आज इस मुद्दे पर महापंचायत तक बुलाई गई है। ग्रामीण अब इस महापंचायत के जरिए ये तय करेंगे कि इस मुद्दे से, इस परेशानी से निपटा कैसे जाए, क्योंकि उन्हें अब कानून पर भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक टीम ये दावा कर रही है कि सब कुछ सामान्य है। जांच किया गया है, उसमें किसी व्यक्ति ने ये नहीं बताया है कि उसका जबरन धर्मांतरण किया गया है। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति है जो पूर्व से 7-8 साल पहले उन्होंने दूसरे धर्म को अपनाया था। तो जब भी इस मामले में अभी तहकीकात चली रही है, जांच चल रही है, अगर कोई भी ऐसा मामला आता है जिसमें किसी प्रकार की इस तरह की बात आती है तो जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने एसपी साहब क्या कह रहे हैं कि जांच की जाएगी। अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर ये महापंचायत बुलाने की जरूरत ग्रामीणों को क्यों पड़ गई? सवाल ये कि जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? ये ग्रामीणों का कहना भी है कि लोग लालच दे रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं। लोगों को लालच देकर आखिर ये धर्मांतरण क्यों? भोले भाले ग्रामीणों का धर्मांतरण क्यों कराया जा रहा है? इसके पीछे का मकसद क्या है? ये अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल, जिसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। और धर्मांतरण कराने वालों को इससे क्या फायदा है, इससे क्या मिलने वाला है, ये भी सवाल ग्रामीण खुद ब खुद उठा रहे हैं। क्या धर्मांतरण कराने वाले लोगों को कानून का डर नहीं है? और धर्मांतरण से क्या लोगों की गरीबी मिट जाएगी, जिसे दूर करने का हवाला इन लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। और चलिए आपको उसी सारण के नैनी लिए चलते हैं। छपरा के इस नैनी में जहां पर हमारे सहयोगी रवि एस नारायण खुद मौजूद हैं। रवि, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, प्रशासनिक दावे एक तरफ, लोगों की शिकायतें एक तरफ, लेकिन जब आप इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? क्या सचमुच वहां चर्च का निर्माण कराया जा रहा है? लोगों की तरफ से प्रशासन को बार बार क्या इसकी शिकायत की जा रही थी कि लोगों को दबाव दिया जा रहा है, लोगों को आर्थिक तौर पर मदद करने की बात कहकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है? देखिए, जो जिला प्रशासन कह रही है, पुलिस महकमा जो कह रही है, उसको देखिए दो पहलू हैं। उनका कहना है कि अभी कोई धर्म परिवर्तन हुआ नहीं है, इसलिए जो है ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है। लेकिन इसका ठीक दूसरा पहलू ये है कि जो ग्रामीणों का कहना है कि अभी से कई महीनों से यहाँ पे प्रोजेक्टर से फिल्में दिखाई जा रही हैं, क्रिश्चियनिटी समुदाय से जुड़ी हुई धार्मिक यहाँ पे संस्थाएं, यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, प्रार्थना सभाएं होती हैं। यहाँ कहा जाता लोगों को पैसे दिए भी गए हैं, तो ये जो तमाम चीजें की जा रही हैं, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे चर्च बनाने की जो बात तैयारी हो रही है वो आखिर क्यों की जा रही है? और उसे लेकर के देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे तमाम जो धार्मिक संगठन है वो पहुंचना शुरू हो गया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिससे हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम जो धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो यहाँ ग्रामीणों के साथ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, और यहाँ पे लोग बातचीतें कर रहे हैं। इनसे सीधा जानना जरूरी है कि जब जिला प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, तो फिर आखिर ये बातचीतें करने की जरूरत क्यों आन पड़ी आप लोगों को? यहाँ हम लोग इसी वजह से बैठक कर रहे हैं, महापंचायत है और महापंचायत को लेकर हो रहा है, और यहाँ पे चर्च का निर्माण कठोर निंदा करता है, और यहाँ पे हम लोग चर्च नहीं बनने देंगे। इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े तो हम लोग उठाएंगे। लेकिन प्रशासन कह रही है कि यहाँ पे तो कोई धर्म परिवर्तन फिलहाल हुआ नहीं है, तो फिर अभी इतना उथल पुथल क्यों? नहीं, धर्म परिवर्तन हुआ घर में है, तो आपको दिखाया जाएगा कल। रवि, ऐसे कितने लोग हैं इस गांव में? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक धर्म परिवर्तन कर लिया है?
ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों तक ये लोग अब पहुंचकर दबाव देने की कोशिश करते नजर आए कि आप बीमारी आपकी दूर हो जाएगी, आपको आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी, पंपलेट पहुंचाया जाता है, किताबें दी जाती है, ऐसे कितने परिवार हैं? देखिए कितने यहाँ पे ऐसे होंगे जहाँ पे जिनको घरों में ये प्रचार किया गया या पुस्तकें बांटी गई या उन्होंने पहुँच करके लोगों से संपर्क किया। ये तो पूरा गांव में पूरा गांव घूमे हुए हैं और पूरा गांव में प्रचार किए हुए हैं और प्रोजेक्टर लगा के यहाँ पर फिल्म टाइप के दिखा रहे थे। देखिए जो ग्रामीण है उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे जो पूरा गांव है कितनी संख्या है और कितने घरों में वो लोग पहुंचे। 100 घर की संख्या है, लगभग चलते कि 100 घर है। पूरे गांव में कैलेंडर की जो बांट किया गया है, फोटो कैलेंडर बांटा गया है, किताब बांटा गया है, पैसा का लालच दिया गया है सबको। पूरे गांव की इस तरह की हालत है। पूरे गांव जो महिलाएं हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पे आप लोगों से भी कुछ लोग कहा है कि यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे या धन परिवर्तन करने की बात? पूरा गांव में घूम के हम लोग कैलेंडर देवे अइलक लो तो हमने के कर नहीं सके, हमने के पढ़ल लिखल नहीं सके, कैलेंडर ले का करम लो तो कहल बहन जी ले लीजिए, अपना घर के लोग के दे के समझाम कर अपना एथी में अपना प्रार्थना करम लो, एथी कर लो, प्रोजेक्टर चली है से कर देखम ये से प्रार्थना करने को कह रहे हैं। रवि, कितने लोग हैं जिन लोगों ने बाहर से आकर इस गांव में जमीन खरीदी है? क्योंकि इसी जमीन पर चर्च के निर्माण की बात तो प्रशासन कह रहा है कि चर्च का निर्माण जरूर कराया जा रहा है, लेकिन किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जा रहा। तो ऐसे तमाम वो लोग कौन है, कितनी उनकी संख्या है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पूरा ग्रामीणों की ज़मीन है और गांव के जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पे बाहर से कई लोग जो हैं वो ज़मीन खरीदे हैं, वो दर्जनों की संख्या में है। लेकिन इनकी शंका तब बढ़ी जब यहाँ पे एक जो क्रिश्चियन समुदाय के जो लोग हैं, परिवार हैं, वो जो बाहर में रहते हैं, बिहार से साउथ में रहते हैं, उन्होंने ज़मीन खरीदी। वहाँ तक भी नाराज़गी नहीं रही, लेकिन जिस ढंग से प्रार्थना सभाएं शुरू हुई, लोगों के घरों तक जो पर्चाएं बांटी गई और जब प्रार्थना सभाएं यहाँ पे शुरू हुई और उसके बाद रातों रात जिस ढंग से यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू किया गया, उसके बाद ग्रामीणों का जो है कान खड़े होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि हमारी शिकायत पर प्रशासन गंभीर नहीं है, इसे बहुत हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन ये दबाव जो है और दबाव की वजह से लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। लेकिन पुलिस की जांच या फिर पुलिस की टीम किन लोगों तक पहुंचती है, क्या पूछती है और उसके बाद किस तरीके के निष्कर्ष तक पहुंच जाती है, इसी को लेकर एक महापंचायत अब ग्रामीणों के असर से बुलाई गई है। चलिए रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर पेच झारखंड में भी फंसा हुआ है, क्योंकि यहां पर भी उम्मीदवार कौन हो, जेएमएम की तरफ से अब इस उम्मीदवार को तय करने को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई गई। राज्यसभा चुनाव पर जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह अहम बैठक बुलाई गई है। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जो झारखंड के हेमंत सोरेन समेत पार्टी के सभी विधायकों की मौजूदगी इसमें रहने वाली है। वहीं कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में जाकर आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी अपने अपने असर से दबाव बना रही है अपने कैंडिडेट को राज्यसभा तक पहुंचाने के लिए। अब इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास संख्या बल मजबूत है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी तय होना लगभग पक्का माना जा रहा है। और रांची से हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। निरंजन, सिर्फ बिहार की सियासत में राज्यसभा कैंडिडेट को लेकर के उथल पुथल नहीं है, झारखंड में भी ये राह आसान दिखती नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर लीजिए या फिर उसके घटक दल कांग्रेस की बात कर लीजिए, कैंडिडेट अब तक तय नहीं हो पाए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने विभा की, जिस तरह से बिहार में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासत जारी है, ठीक उसी प्रकार 2 सीटों को लेकर के झारखंड में भी सियासत जारी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष, विधायक, मंत्री यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी सभी मंत्री तो पहुंचे हैं, लेकिन आधे से अधिक अभी भी विधायक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से यहाँ बैठक का सिलसिला जारी हुआ है, उसको लेकर के क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है, ये आने वाला। राज्यसभा के लिए संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब संख्या बल की बात करते हैं तो जेएमएम की दावेदारी मजबूत नजर आती है, उसके अपने कैंडिडेट का चुनाव आसान नजर आता है। इसके बावजूद इतनी देरी या विलंब की वजह?
जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से जो सत्ताधारी पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस है, कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि हमारी ओर से कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे राज्यसभा का, उसमें कांग्रेस ने जेएमएम को सपोर्ट किया था और अभी जो शिबू सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो राज्यसभा सदस्य का मेंबर हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि बड़ा भाई के नाते यानी राष्ट्रीय पार्टी के नाते जो हमारी झारखंड में सरकार में गठबंधन है उसको लेकर के मुझे यह सीट मिलनी चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का साफ तौर पर कहना है कि संख्या बल के अनुसार हमारे पास मजबूत है तो हमारा ही कैंडिडेट होगा। लेकिन जो बैठक बुलाई गई है इसमें सिर्फ एक औपचारिक है कि इसमें उम्मीदवार का नाम किस पर होगा उस पर मोहर लगेगी, क्योंकि पूरी तरह से साफ तौर पर कई दिनों से इस बात को लेकर के निरंजन इस दौड़ में कैंडिडेट के वो कौन से नाम जो आगे चल रहे हैं या जिनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है जिससे चुनाव किया जाएगा, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट हो या फिर सहमति बनाकर जिसका दावा कांग्रेस कर रही है उस तरफ हेमंत सोरेन देखते नजर आए, वो नाम कौन से हैं? देखिए ये दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ निकल के आती है। अभी तक का झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इतिहास रहा है, जो राज्यसभा में भेजने की बात रही है, इससे पहले भी जो 3 उम्मीदवारों को इन्होंने भेजा था वो थैली साथ थे, पैसे वाले थे, उसको लेकर के भेजा था। अब देखना यह है कि कहीं बाहर से कैंडिडेट आता है राज्यसभा के लिए या फिर कोई परिवार के मेंबर होते हैं, यानी परिवार का मेंबर का कहना मेरा यह है कि हो सकता है कि जो चर्चाएँ चल रही है, अफवाहें चल रही है कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर भी मोहर लग सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक खबर के तौर पर ही कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले जो सत्ता में रही है, लगातार कई ऐसे कैंडिडेट आए हैं जो बाहर से यानी झारखंड के नहीं रहे हैं लेकिन यहां आकर के वो राज्यसभा मेंबर बने हैं। इस महत्वपूर्ण बात को लेकर के 2 चीजें साफ तौर पर निकल के आ रही है। कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर भी मोहर लग सकती है, क्योंकि अब देखा जाए तो दुर्गा सोरेन की जो पत्नी है सीता सोरेन, वह भी मेंबर है यानी एमएलए हैं। दूसरी ओर जो हेमंत सोरेन के भाई हैं इस बैठक पर नजर बनाकर रखिए। ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो नाम और वो चेहरे सामने आ जाएंगे जिन पर सहमति बन जाएगी, जिन पर मोहर लग जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका निरंजन। और अब बात करेंगे उस तालाब के अस्तित्व की जिस तालाब से आपका और हमारा या यूं कहें कि पर्यावरण का अस्तित्व टिका होता है। जब तक पर्यावरण है तब तक आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अगर उसी पर्यावरण की सुरक्षा पर, उसके अपने अस्तित्व पर सवाल खड़े होंगे तो आपके और हम सबके अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसके बावजूद लोभ और लालच में लोग इसी तालाब का अतिक्रमण कर रहे हैं। राजधानी पटना हम आपको लिए चलेंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो बसा दी गई है तालाब के ऊपर। कई तालाब अब आपको ढूंढने से भी न मिले शायद। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और एक बार जरूर सोचिए कि क्या हमें इन तालाबों का और ऐसे तालाबों का अतिक्रमण करना चाहिए। हाथ में जमीन का नक्शा और फीते को लेकर जमीन को मापते ये लोग कोई और नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी हैं। ये किसी निर्माण के लिए जमीन की मापी नहीं कर रहे बल्कि राजधानी में गायब हो रहे तालाबों को खोज रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति का पता चल सके और जिला प्रशासन उनका संरक्षण कर सके। प्रशासन की तरफ से सरकारी तालाबों के खोजबीन के लिए चलाए जा रहे अभियान में जो हकीकत सामने आई है उसको देखकर जिला प्रशासन के अधिकारी हैरान और परेशान हो गए। प्रशासन के पास मौजूदा रिकॉर्ड में कहने को तो 1100 सरकारी तालाब हैं, पर मौजूदा समय में ये आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। प्रशासन की तरफ से चलाए गए जांच अभियान में 342 तालाबों के गायब होने की बात सामने आई, जिससे प्रशासन में हड़कंप मचा है। कई तालाबों का तो अस्तित्व ही मिट गया और उस पर आज कॉलोनियां और आलीशान मकान बन चुके हैं। कई तालाबों और जलाशयों पर अतिक्रमण कर न केवल कमर्शियल और आवासीय मकान बना दिए गए बल्कि जमीन की जमाबंदी तक करा ली गई। अब धीरे धीरे खुलकर हकीकत सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट के बाद पटना के जिलाधिकारी सरकारी तालाबों पर अवैध कब्जा कर चुके लोगों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। तो हम लोगों ने दोनों अनुमंडल पटना सिटी और पटना सदर
के लिए 2 टीम हम लोगों ने बनाया है DCLR की अध्यक्षता में। वो सभी जो हमारे तालाब हैं शहरी उनका सर्वेक्षण कर रहे हैं, उनकी नापी कर रहे हैं। पहला प्रयास हम लोगों का यही है कि जो नया अतिक्रमण नहीं हो उसमें, उसको बहुत सख्ती से रोका जाए। जो भराई रोक कर रहा है या कोई उसमें अटेम्प्ट कर रहा है दुकान मकान बनाने का, तो उसको हम लोग रोक रहे हैं। कुछ लोगों ने तो तालाबों पर कब्जा कर सरकारी जमीन का म्यूटेशन कराया है, जो जिला प्रशासन की लापरवाही का सबूत देता है। प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराए, जिससे तालाब फिर से अपने पुराने अस्तित्व में आ सकें। सरकार का मकसद यही है कि जो सरकारी तालाब और जलाशय आज गायब हो गए हैं, नक्शे पर तो हैं ये जलाशय और सरकारी तालाब, लेकिन रियल में धरातल पर इनका कहीं कोई नामो निशानी अस्तित्व तो नहीं है। और ये तस्वीर वहीं की है जहां पर कई मकान जो आप देख रहे हैं वहां पर आज इंक्रोचमेंट है और इंक्रोच करके मकान बनाया गया है सरकारी जलाशयों और तालाब पर। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहल हुई और आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार गंभीर हुई है और इस गंभीरता का क्या परिणाम सामने आता है इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो 1-2 नहीं, अनगिनत ऐसे तालाब हैं और तालाबों के गायब होने को लेकर अब इस पर सियासत भी खूब तेज हो गई है। जहां विपक्षी दल इसे लेकर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सत्ताधारी दल का ये कहना है कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, जिसने अतिक्रमण किया होगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। कुंभकर्ण की नींद से सरकार जगी, एटलीस्ट जगी तो सही, लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत ऐसी जगह है जो आपको चिन्हित करनी होगी। ये सिर्फ तालाब का ही मामला नहीं है, बहुत ऐसे बात जो नहर हैं, नहरों के आसपास के एरिया को देखें, रेलवे स्टेशन के आसपास के एरिया को देखें, बस स्टैंड के आसपास के एरिया को देखें। इस पे सरकार को एक निश्चित तरीके से तौर पे इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम जनता को भी सहूलियत हो और नियम के तहत उन्हें विस्थापित जो होते हैं उनके लिए भी ठीक किया जाए। कहीं भी इस तरह के अतिक्रमण की खबरें अगर आती हैं सरकार के पास, जब तथ्य सामने आते हैं तो बर्दाश्त करने योग्य यह चीज़ नहीं है। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जब इस तरह के अतिक्रमण पर सरकार के द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको इस तरह के अतिक्रमण से आज़ाद कराया गया है। आप देख सकते हैं कि आज भी पटना का कितना सौंदर्यीकरण हुआ है, किस तरह से सड़कें चौड़ी हुई हैं, किस तरह से पेड़ पौधों को लगाया गया है। जहां कहीं भी अतिक्रमण रहा है सरकार की मंशा स्पष्ट है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और चलिए आपको अब शौर्य के सम्मान की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बिहार के राजगीर से सामने आई, जहां पर 48वें बैच यानी कि 9 प्रशिक्षु कैडेट्स ने, जिनकी संख्या 434 बताई जा रही है, जिन्होंने देश सेवा सुरक्षा की शपथ ली और अब विभिन्न जगहों पर जाकर देश की सेवा करते नजर आएंगे। और ये तस्वीरें उसी अद्भुत क्षण की जहां पर देश भर के कोने कोने से पहुंचे ये कैडेट्स, जिन्होंने कठिन ट्रेनिंग के बाद अब देश सेवा में ये जुड़ चुके हैं। 434 इनकी संख्या, 9 प्रशिक्षु आरक्षियों की, जिनका पासिंग आउट परेड हुआ और 40 हफ्ते के कठिन ट्रेनिंग के बाद अब ये 9 प्रशिक्षु आरक्षी जो हैं वो देश की सेवा और सुरक्षा पे जुड़ चुके हैं। इस समारोह के दौरान IPS अधिकारी IG अमित कुमार और CRPF DIG संजय कुमार सिंह ने सलामी ली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।